हाय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक का थोड़ा सा रिवीजन करके दिया था और कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक की वजह से उसकी जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाती है। वो क्या हो जाती है, कम, क्योंकि इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक उसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होती है इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो आज हम क्या ऑब्टेन करेंगे, एक डेरिवेशन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि क्या होता है, इस तरह से जो है वर्टिकल लाइंस, इसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये डेरिवेशन की हम शुरुआत करते हैं। लेट इनिशियली, मतलब इसके शुरुआत में ही इनिशियली कैपेसिटर पे जो चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू क्यू। कैपेसिटर का वोल्टेज फिलहाल इस टाइम पे है, वोल्टेज इज इक्वल टू वी, एंड कैपेसिटेंस, इस कैपेसिटर का जो भी कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस को हम लेंगे C। क्या हम लेंगे C। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, Q इज इक्वल टू सी वी। क्या बनता है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो मुझे चाहिए वोल्टेज, मुझे क्या चाहिए, वोल्टेज। V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। यहाँ तक समझ में आया आपको? कुछ नहीं, क्या लिया मैंने, एक कैपेसिटर लिया, उसका खुद का चार्ज कितना है फिलहाल Q, उस पर वोल्टेज कितना है V, और उसका कैपेसिटेंस कितना है C। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? अब अगर मुझे फॉर फर्दर डिपोजिशन ऑफ चार्ज, dq, मुझे और कितना चार्ज डालना है इस पे, dq, कितना चार्ज डालना है इस पे, dq। लेट, और उसके लिए वर्क इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू dw। समझ लो, उसके लिए वर्क कितना है, dw। वर्क यानी कि क्या रहता है, एनर्जी। आपको पता है हम जो भी कुछ वर्क करते हो क्या बन के स्टोर होता है, एनर्जी। तो फिलहाल तो उस पर चार्ज कितना था, Q, कितना था Q, मुझे और कितना डालना है, dq, और उसके लिए हम क्या पकड़ेंगे, कितना वर्क किया हमने, dw। अभी आपको पता है, हमने बार बार इसके बारे में डिस्कस किया है कि वर्क इज इक्वल टू क्या रहता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल। वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। सो dw इज इक्वल टू चार्ज कितना है, dq, और पोटेंशियल कितना है फिलहाल v, पोटेंशियल कितना है v। समझ में आ रहा है आपको? बट आपका v का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, बट v इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, v इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन सी। सो आपका dw क्या बनेगा यहाँ पे, सो dw इज इक्वल टू dq इंटू, या फिर मैं v को पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, v इंटू dq, यानी कि v क्या बन गया, q अपॉन c इंटू dq, q अपॉन c इंटू dq। ये क्या हो गया आपका छोटा सा वर्क, ये क्या हो गया आपका छोटा सा वर्क, मतलब dq इतने चार्ज के लिए इतना वर्क, लेकिन मुझे टोटल वर्क चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टोटल वर्क। देयरफॉर टोटल वर्क यानी कि क्या, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। टोटल वर्क यानी कि क्या, टोटल एनर्जी। सो इसको हम बोलेंगे W यानी कि U यानी कि एनर्जी। तो टोटल वर्क फॉर टोटल चार्ज Q, टोटल वर्क फॉर टोटल चार्ज Q, मुझे पूरा का पूरा चार्ज कितना डालना है इस पे, Q, पूरा का पूरा कितना डालना है, Q। तीनों में फ़र्क समझ लो। स्मॉल q जो है वो इस मोमेंट पे जब हमने कंसिडर किया, मतलब इस टाइम पे है, dq हमने थोड़ा सा डाला सिर्फ dw निकालने के लिए, लेकिन मुझे पूरा चार्ज उस पर डालना है कैपिटल Q, पूरा कितना डालना है, Q। सो v इज इक्वल टू, इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और Q अगर आप डालेंगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, 0 से, और कहाँ तक डालेंगे, Q। लेकिन इंटीग्रेशन किसका करेंगे, dw का। इंटीग्रेशन किसका करेंगे, dw का। यानी कि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे टोटल वर्क मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, टोटल वर्क। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस टोटल वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके Q तक, लेकिन dw की वैल्यू क्या है, Q अपॉन सी इंटू डी क्यू। अब इसमें C कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, तो 1/c बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन 0 से लेके
कैपिटल Q तक Q इंटू डी क्यू, Q इंटू डी क्यू। अब बताओ मुझे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या आता है? x²/2 क्या आता है? x²/2, क्योंकि इसकी पावर 1 है, x⁻n+1 अपॉन n+1, यानी कि 1/c इंटू स्मॉल q²/2, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके कैपिटल Q तक। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। ये क्या हो गया मेरा? टोटल वर्क, यानी कि मुझे क्या ऑप्टिंग करनी है? एनर्जी, इसलिए ये हो गया टोटल वर्क। अब एक बार अपर लिमिट डालो, Q की जगह पे कैपिटल Q डालो, माइनस करो और उसके बाद में 0 डालो। क्या करते हैं हम इसको, कैसे सॉल्व करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार अपर लिमिट डालेंगे, माइनस करेंगे, लोअर लिमिट डालेंगे। सो माई टोटल वर्क इज इक्वल टू 1/2 इंटू सी, 1/2 इंटू सी, 2 भी बाहर आ गया, कैपिटल Q² माइनस 0², यानी कि 1/2 Q²/c, 1/2 Q²/c। ये होगी मेरी एनर्जी। ये क्या होगी मेरी एनर्जी? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब ये सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, अभी आपको पता है Q का फॉर्मूला, बट Q इज इक्वल टू क्या है? CV। तो अगर मैं यहाँ पे अगर CV डालूंगा तो Q का स्क्वायर यानी कि CV का स्क्वायर। सो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 C² V² अपॉन C, तो एक C कैंसिल हो गया। सो W क्या बच गया? 1/2 CV²। क्या बच गया? 1/2 CV²। अब यहाँ से फिर से मैं क्या डाल सकता हूँ? V इज इक्वल टू Q अपॉन C। V इज इक्वल टू क्या डाल सकता हूँ? Q अपॉन C। सो बट V इज इक्वल टू Q अपॉन C कहाँ से मिल गया? यहाँ से। V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब V का स्क्वायर यानी कि Q अपॉन C का स्क्वायर यानी कि Q²/c²। सो W इज इक्वल टू 1/2 इंटू C Q²/c²। तो इसको कैंसिल करने के बाद सेम मिलता है, तो हम क्या करेंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर हमने कैंसिल कर दिया तो 1/2 Q²/c², तो ये मिलता है। तो इसके जगह पे डालने की वजह हम C के जगह पे डालेंगे। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। हम क्या डालेंगे? C इज इक्वल टू Q अपॉन V, बट C इज इक्वल टू Q अपॉन V। C का भी फॉर्मूला बनता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो यहाँ पे डालेंगे हम। सो W इज इक्वल टू 1/2 Q अपॉन V इंटू V²। तो दो में से एक V कैंसिल हो गया। सो क्या बच गया? 1/2 ये Q इंटू इसमें से V, सो 1/2 QV। तो 3 फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पे। सबसे पहला तो ये रेडी हो गया यहाँ पे 1/2 Q²/c, दूसरा यहाँ पे रेडी हो गया 1/2 CV², और तीसरा यहाँ पे रेडी हो गया 1/2 QV, 1/2 Q इंटू V। और ये जो फॉर्मूला हमने ऑप्टिंग किया है ये ऑलरेडी हमने देखा है, मैंने आपको बताया है। Q इज इक्वल टू क्या रहता है? CV। Q इज इक्वल टू क्या रहता है? CV। समझ में आ रहा है आपको क्या क्या किया? एक बार फिर से देख लो, अगर कंफ्यूज हुआ होगा तो। 3 मार्क का डेरिवेशन है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आप मैं जो हर एक बात बताता हूँ उसकी तरफ ध्यान दिया करो। यहाँ पे एक ऑलरेडी कैपेसिटर है, उसमें शुरुआत का चार्ज है Q, इनिशियली चार्ज उस पर कितना है? Q। फिर उसका फिलहाल वोल्टेज है V और उसका कैपेसिटेंस कितना है? C। तो हमारा फॉर्मूला लगा कि V इज इक्वल टू क्या बन गया? Q अपॉन C। V इज इक्वल टू क्या बन गया? Q अपॉन C। लेकिन मुझे और थोड़ा सा चार्ज डालना है वहाँ पे dq, तो उसके लिए वर्क कितना करना पड़ा? dw। सो dw इज इक्वल टू dq इंटू v, है ना। वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, ये हमने देखा है। लेकिन वोल्टेज इज इक्वल टू Q अपॉन C डाल दिया, सो ये हो गया dw। ये क्या हो गया? dw। अब मुझे टोटल वर्क निकालना है, सो 0 से लेके कैपिटल Q तक। सो dw ले लिया, तो dw की वैल्यू है Q अपॉन C इंटू dq। 1/c को बाहर ले लिया, Q का इंटीग्रेशन है Q²/2 और लिमिट है 0 से लेके Q तक। एक बार कैपिटल Q डाल दिया, एक बार 0 डाल दिया, 1/2 बाहर आ गया, 1/2 इंटू C हो गया। कैपिटल Q डालने के बाद कैपिटल Q² माइनस 0 डालने के बाद 0²। बाकी का तो ईजी है, बाकी का तो काफ़ी ईजी है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये डेरिवेशन आप 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 2 बार से कुछ नहीं होगा। पिछले डेरिवेशन भी आप ज़्यादा बार लिखना चालू कर दो, अदरवाइज उसकी प्रिपरेशन नहीं होंगी। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है वैन डी ग्राफ जनरेटर। अभी हम जो देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक,
उसका नाम है वैन डी ग्राफ जनरेटर। अब ये क्या रहता है, वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या रहता है? पहले ना इसके तो डायग्राम मुझे निकालनी है आपके सामने, आप पहले तो डायग्राम समझ लो। वैन डी ग्राफ क्या रहती है उसके बारे में समझ लेंगे हम। वैन डी ग्राफ, अब ये क्या है, कौन सा ग्राफ है बच्चों? ये कोई ग्राफ नहीं है, ये है साइंटिस्ट का नाम, वैन डी ग्राफ। ये क्या है? साइंटिस्ट का नाम। तो इसने क्या किया, आपको पता है हम न्यूक्लियर स्टडी करते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, इस तरह से कि डिफरेंट जगहों पे हम किसका स्टडी करते हैं? न्यूक्लियर स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे ना न्यूक्लियर स्टडी के लिए एक हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज लगता है वहाँ पे। मतलब आपको कोई एटॉमिक रिएक्शन अगर करनी होगी तो उस पर वेरी हाई वोल्टेज पे चार्ज को बम्बार्ड करना पड़ता है। बम्बार्ड करना यानी कि वहाँ पे जाके उसको धकेल देना, वहाँ पे वो स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के प्रोसेस को बोलते हैं बम्बार्ड करना। तो ये बम्बार्डिंग के लिए जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इनको ना बहुत हाई वोल्टेज लगता है। और वही हाई वोल्टेज बनाने की जो टेक्निक है वो किसने बनाई? वैन डी ग्राफ ने। किसने बनाई? वैन डी ग्राफ ने। यानी कि उसने एक जनरेटर बनाया जो हाई वोल्टेज डेवलप करता है। अब ये हाई वोल्टेज कैसे डेवलप करता है, तो इसका पहले तो प्रिंसिपल समझ लो, फिर मैं यहाँ पे डायग्राम निकाल, प्रिंसिपल और यहाँ पे डायग्राम में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी वर्किंग आप बाद में लिख लेना। प्रिंसिपल में पहली चीज, इट वर्क ऑन कोरोना डिस्चार्ज ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे कोरोना का नाम सुन के डर मत जाना, कोरोना डिस्चार्ज ऑफ चार्जेस, क्योंकि जब मैंने आपके बुक में पढ़ा तो मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे सरप्राइज हुआ था, शॉक हुआ था कि कोरोना नाम यहाँ पे कहाँ से आ गया। तो कोरोना यानी कि जो स्प्रेड होता है, मतलब स्प्रेड होने के प्रोसेस को कोरोना बोलते हैं। स्प्रेड होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोना। यानी कि एक ब्रश रहता है, एक मेटल ब्रश रहता है, उसमें से उसको पॉजिटिव के बैटरी को जोड़ा हुआ रहता है, तो उसमें से चार्जेस निकलते हैं, मतलब स्प्रेड होते हैं। तो स्प्रेड होने के प्रोसेस को कोरोना बोलते हैं। स्प्रेड होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोना। इट वर्क्स ऑन कोरोना डिस्चार्ज ऑफ चार्जेस। नंबर 2, charges on metal are transferred, charges on metal are transferred at outer surface. Charges on metal are transferred at outer surface. Number 3, as charge increases, voltage increases। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे क्या बढ़ते हैं? वोल्टेज। as charge increases, voltage increases। तो प्रिंसिपल में 3 बातें हमें लिखनी पड़ती हैं। देखो 4 मार्क का क्वेश्चन है, पहली बात तो समझ लो। क्वेश्चन कितने मार्क का है? 4। सबसे बड़ा है इस, मतलब और भी है, हमने देखे हैं ऑलरेडी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। सबसे पहले प्रिंसिपल लिख लेने का। प्रिंसिपल यानी कि उसका जो तत्व बोलते हैं ना हम उसको, तो ठीक है। इट वर्क्स ऑन कोरोना डिस्चार्ज ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस का स्प्रेडिंग होता है वहाँ पे। नंबर 2, चार्जेस ऑन मेटल, मतलब मेटल के अंदर से चार्ज अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो मेटल के बाहर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं हम डायग्राम में देखेंगे। नंबर 3, जितना चार्ज बढ़ेगा उतना वोल्टेज बढ़ेगा। अब क्या होता है देखो यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको डायग्राम निकालनी पड़ेगी। इसके आगे वाला जो टॉपिक है कंस्ट्रक्शन, उसके लिए आप डायग्राम निकालेंगे। तो डायग्राम निकालने के लिए यहाँ पे ये जो है एक सीमेंट का ऐसे ब्लॉक रहता है, यहाँ पे है इंसुलेटिंग कवर रहता है पैक, इसके अंदर एक मेटालिक, यहाँ पे इस तरह से मेटालिक डोम रहता है, यानी कि मेटल का बना हुआ रहता है, इसको डोम बोलते हैं। ये जो है इंसुलेशन रहता है, सीमेंट का इंसुलेशन रहता है, ठीक है ना। अब इस मेटल पे क्या होता है, 2 ब्रश लेते हैं हम, इसको हम बोलेंगे B1, और यहाँ पे इस मेटल के अंदर यहाँ पे एक पुली रहती, पुली यानी कि जो घूमते रहती ना उसको हम पुली बोलते। तो थोड़ा सा सर्कल कैसे हो गया, टेढ़ा हो गया क्या? नहीं हो गया ना, ठीक है।
तो यहाँ पे एक पुली रहती है और यहाँ पे आपने जो डायग्राम है आपकी बुक में से देख के निकालो, लेकिन फिलहाल समझ लो यहाँ पे एक पुली रहती है, इसको हम P1 बोलेंगे और इसको हम P2 बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे P2। ठीक है, तो इस पे एक बेल्ट डाला हुआ रहता है, मेटालिक बेल्ट, इस पुली पे एक बेल्ट डाला हुआ रहता है, मेटालिक बेल्ट, और ये इस तरह से घूमता रहता है। मतलब यहाँ से ये पुली अगर घूमेंगी दोनों के दोनों, तो आप मुझे बताओ ये बेल्ट भी घूमेगा, पुली अगर घूमेंगी तो इसके साथ में ये बेल्ट भी इस तरह से घूमेगा। तो यहाँ पे एक रहता है ब्रश B1, यहाँ पे एक ब्रश रहता है B1, और यहाँ पे कलेक्शन के लिए और एक ब्रश रहता है B2, इसको हम बोलेंगे B1, इसको हम बोलेंगे B2। ठीक है ना, ए और बी ये हो गए पुली का बेल्ट, ए और बी क्या हो गया, पुली का बेल्ट। ठीक है ना, अभी यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ब्रश B1 ये बैटरी के हाई वोल्टेज को जोड़ा जाता है। यहाँ पे एक बैटरी रहती है हाई वोल्टेज, यानी कि इसका जो प्लस है ये इसको जोड़ा जाता है, और इसका जो माइनस है ये इस कंडक्टर का जो बेस है, इसका जो बेस है इसको जोड़ा जाता है। मतलब इसको पकड़ लो आप, ठीक है, माइनस यहाँ पे जोड़ा जाता है और प्लस यहाँ पे जोड़ा जाता है। और यहाँ पे 50 किलो वोल्ट का वोल्टेज, यहाँ पे क्या होता है 50 किलो वोल्ट का वोल्टेज यहाँ पे, मतलब वेरी हाई वोल्टेज की बैटरी। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो पॉजिटिव चार्जेस है इस पुली पे स्प्रेड होते हैं, इस ब्रश पे क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। पॉजिटिव से कौन से चार्जेस निकलेंगे, पॉजिटिव से कौन से चार्जेस निकलेंगे, पॉजिटिव। तो एक कनेक्शन पॉजिटिव इधर, और यहाँ से ये जो है इसका जो माइनस है एक ग्राउंड को कनेक्शन दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक आयन का सोर्स रहता है, मतलब ये जो भी चार्जेस हैं इस तरह से इसमें एक ट्यूब यहाँ पे लगाते हैं, इस ट्यूब को बोलते हैं सोर्स ऑफ आयन। इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ आयन। ये समझ में आ रहा है आपको, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ आई यानी कि आयन का सोर्स। तो क्या होता है देखो समझो, यहाँ पे काफ़ी इजी है। ये मेटल है, ये जो है ये मेटालिक डोम है, ये किसका बना हुआ है, मेटालिक। ठीक है, ये है इंसुलेशन कवर। ये कौन सा कवर है यहाँ पे, इंसुलेशन, दिस इज इंसुलेशन कवर। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ लो। पहले कंस्ट्रक्शन, पहले प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का क्या बोला मैंने, कोरोना डिस्चार्ज ऑफ चार्ज, यानी कि यहाँ पे जो चार्जेस स्प्रेड होते हैं इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज, पहली बात। दूसरी बात क्या है यहाँ पे, चार्जेस ऑन मेटालिक स्फीयर मेटल आर ट्रांसफर्ड एट आउटर साइड, आउटर सरफेस। यानी कि क्या होता है, अब यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव चार्जेस, ये बेल्ट अगर यहाँ पे इस तरह से घूम रहा है, बेल्ट की डायरेक्शन हम चेंज कर लेते हैं, बेल्ट को इस तरह से घुमाएंगे। बेल्ट अगर इस तरह से बेल्ट अगर जाएगा, इस तरह से अगर ये बेल्ट घूमेगा तो ये चार्जेस को ऊपर लेके जाएगा, बराबर है कि नहीं। अगर यहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए, वो अगर बेल्ट पे गिर रहे, तो बेल्ट अगर यहाँ पे घूम रहा है तो बेल्ट चार्जेस को क्या करेगा, वो ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रश रहता है B2, मेटल का ब्रश, वो क्या करता है, इस पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ पे जमा करता है, पॉजिटिव चार्जेस को क्या करता है, यहाँ पे अंदर जमा करता है यहाँ पे। लेकिन हमारा दूसरा प्रिंसिपल क्या है, चार्जेस ऑन मेटल, ये अगर मेटल का है तो आर ट्रांसफर्ड एट आउटर सरफेस। तो ये चार्जेस क्या होते हैं, आउटर साइड पे यहाँ पे इस तरह से आ जाते हैं। अंदर के जो चार्जेस हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, आउटर साइड पे। कहाँ पे आ जाते हैं, आउटर साइड पे। समझ में आ रहा है। और तीसरी बात क्या है, जितने चार्जेस बढ़ेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, जितने चार्जेस बढ़ेंगे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या रहता है, वोल्टेज। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या रहता है, वोल्टेज। तो जितने चार्जेस यहाँ पे बढ़ेंगे, मतलब ये क्या करेगा, चार्जेस स्टोर करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेंगे। तो वहाँ पे यहाँ पे मिलियन, 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन वोल्टेज। मिलियन यानी कि पता है 1 मिलियन के यानी कि कितने होते हैं, 10 लाख। 1 मिलियन यानी कि कितने होते हैं, 10 लाख। सो मिलियंस ऑफ वोल्टेज यहाँ पे डेवलप होते हैं। ये बात कैसी है पता है आपको, जैसे कि आप मतलब देखो नल का पानी आ गया तो आप मोटर को चालू करते हैं और मोटर का जो पानी है ऊपर जाके टैंक में स्टोर होता है, तो होते रहता है होते रहता है होते रहता है और टैंक भरते रहता है। तो उसी तरह से यानी कि टैंक में पानी बढ़ते जाता है, बराबर है। उसी तरह से यहाँ पे चार्जेस डिपॉजिट होते 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 जितने चार्जेस यहाँ पे बढ़ेंगे उतना वोल्टेज बढ़ेगा, उतना क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेगा। और ये जो वोल्टेज है, ये जो हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे अगर आपने कोई आयन का सोर्स रख दिया, यानी कि समझो आपने यहाँ पे प्रोटॉन को रख दिया, आपने किसको रख दिया है, प्रोटॉन को, तो इतना बड़ा हाई वोल्टेज इस प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपेल। क्या करेगा, रिपेल। तो इसके हो जाएंगी बम्बार्डमेंट।
और यहाँ पे आपका है टारगेट, यहाँ पे आपका क्या है टारगेट, यानी कि आपको कोई न्यूक्लियर रिएक्शन अगर करनी हो तो उस टारगेट पे आके ये क्या हो जाएगा, बम्बार्ड हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे स्ट्राइक हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्ट्राइक। जैसे कि हम बुलेट मारते हैं तो सामने वाले को जाके स्ट्राइक हो जाती है, उसी तरह से इस हाई वोल्टेज की वजह से ये जो प्रोटॉन है या फिर आयन है कोई सा भी, तो वो क्या होता है यहाँ पे बम्बार्ड होता है, क्या होता है यहाँ पे बम्बार्ड। तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वैन डी ग्राफ जनरेटर। हम क्या यूज़ करते हैं, वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आता है सब वर्किंग में, वो सब किस में आता है, वर्किंग में। पहले मैंने कौन सा पार्ट एक्सप्लेन किया, देखो 3 पार्ट में ये डिवाइड होता है प्रिंसिपल में, ये 3 चीज़ें लिखने की। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे डायग्राम और इसके नाम लिखने हैं आपको सब के सब, ए बी किसको बोलते हैं, B1 B2 किसको बोलते हैं, इंसुलेटिंग कवर किसको बोलते हैं, मेटालिक डोम किसको बोलते हैं, ठीक है ना, आयन सोर्स किसको बोलते हैं, टारगेट किसको बोलते हैं, वोल्टेज सोर्स किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको किस में लिखनी है, कंस्ट्रक्शन में। और वर्किंग में आप क्या बताएंगे, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ बेल्ट चार्जेस आर ट्रांसफर्ड बिलो द मेटालिक स्पेयर, but according to the principle these charges are transferred at outer side, therefore as number of charges increases, voltage also increases, and if we keep the any ion source below that voltage, below that charges, then it gets repel and strikes on the target, in this way we can achieve our motive, or we can achieve our target, तो ये सब किस में आएगा, जो मैंने आपको अभी इंग्लिश में बताया, ये सब किस में आएगा, वर्किंग में, समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से आपका जो है ये लास्ट टॉपिक था, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। वैन डी ग्राफ क्या है, इट इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, इसके डायग्राम निकालने पड़ेगा। डायग्राम आप 3 बार निकालेंगे, डायग्राम क्या करेंगे, 3 बार निकालेंगे। डायग्राम को अच्छी तरह से बुक में से देख के निकालो, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे इतनी शार्प डायग्राम निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, बुक में से देख के डायग्राम निकालो, लेकिन इस क्वेश्चन को 2-2 बार लिखो, तो बच्चों यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर इस तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। आपके अगर कोई भी जो भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल करके भी मुझे आप क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया। आपको जो कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आया होगा मैं आपको बता दूँगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने काफ़ी नहीं मतलब हर एक चैप्टर आपको डीप में पढ़ाया है, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छी तरह से समझाई हुई है। या आपका काम है कि आप पिछले वाले चैप्टर्स देख के, पिछले वाले लेक्चर देख के उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लो। समझ में आ रहा है? तो चलो यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर में।